Welcome to CR International School online classes. Hello students, how are you? Hope you are fine. बेटा आज हम जो ये चैप्टर कर रहे थे ना, हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क मीन्स राज्य सरकार कैसे शासन करती है, वो चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया था। ठीक है, इस चैप्टर के आज हम क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम जानते हैं कि हमने इसमें क्या पढ़ा। हमने देखा कि जो हमारी सरकार थी वो 3 स्तरों पर बटी थी और राज्य शासन कैसे काम करता है। राज्य के लिए जो कानून है वो राज्य सरकार बनाती है। राज्य सरकार कानून कैसे बनाती है, हमने अपने इस लेसन के अंदर विधानसभा यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में जाना। किस तरीके से चीफ मिनिस्टर यानी कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, किस तरीके से दूसरे मंत्री चुने जाते हैं, इन सब के बारे में भी हमने पढ़ा था। तो आज इन सभी टॉपिक्स को हम अपने क्वेश्चन आंसर्स के अंदर डिस्कस करेंगे। तो ठीक है बेटा, चलिए अब हम अपने क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्या स्टार्ट करेंगे अब हम? क्वेश्चंस आंसर्स। इन क्वेश्चन आंसर्स को आप अपनी फेयर नोटबुक में लिख लेना और लर्न भी करना। बेटे जब भी आप क्वेश्चंस लिखते हैं तो अपनी स्पेलिंग को चेक कर लिया करो कि कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं, 2 बार चेक कर लिया करो उसे। ठीक है बेटा, ओके। प्रश्न 1, पातालपुरम में क्या हो रहा है? पातालपुरम जिसके बारे में हमने सुना था कि पातालपुरम में लोग पानी की समस्या का सामना कर रहे थे, तो क्या हुआ था वहां पर? पातालपुरम में लोग पानी की कमी का सामना कर रहे हैं। वहां पर पानी की कमी है, लोगों को पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिल पा रहा है। कुछ लोगों को तो पानी लेने के लिए कई कई किलोमीटर दूर तक भी जाना पड़ता है, और यदि पानी मिल रहा है तो वो बहुत ही ज्यादा गंदा है, जिसके परिणाम स्वरूप बहुत अधिक संख्या में लोग हैजे के शिकार हो रहे हैं। लोग जो हैं जिसके कारण हैजे की बीमारी से ग्रसित हो रहे हैं, और जो हॉस्पिटल हैं वो भी भर चुके हैं, इतने ज्यादा मरीज वहां पर आ चुके हैं। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित पर चर्चा करें। नंबर 1, आम सभा। नंबर 2, भारत के राज्य। नंबर 3, निर्वाचन क्षेत्र। नंबर 4, बहुमत। नंबर 5, सत्तारूढ़ दल। नंबर 6, विरोधी दल। और नंबर 7, प्रेस वार्ता। ठीक है, देखिए बेटा अब हमने इन सभी टॉपिक्स के ऊपर चर्चा करनी है। सबसे पहले हम नंबर 1 लेते हैं, आम सभा। आम सभा क्या होती है? जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है कि आम लोगों की सभा, जो जनरल पीपल है इंडिया के, उनकी सभा है ये। यह आम लोगों की सभा है जिसमें लोग तात्कालीन समस्याओं पर बात करते हैं, मतलब जो करंट जो प्रॉब्लम उस वक्त होती है उस पर बात करते हैं। जैसे कि पातालपुरम में पानी की कमी थी, यदि वहां पर कोई जनसभा होती है या आम सभा होती है तो लोग पानी की समस्याओं पर बात करते हैं कि किस तरीके से पानी की कमी को दूर किया जा सकता है और सरकार से किस किस चीज की डिमांड की जा सकती है और इसके लिए सरकार क्या क्या कर सकती है। इन सब चीजों का डिस्कशन वो इस प्रकार की सभा में करते हैं। नंबर 2, भारत के राज्य। आप सभी को पता है भारत में 28 राज्य हैं। पहले 29 थे, लेकिन अब जो है आपका जम्मू कश्मीर, उसको केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया है। ठीक है, तो अब 28 राज्य हैं। और ये होते क्या हैं? देखिए, हमारे देश को कई इकाइयों में बांटा गया है और सभी इकाइयों की सीमा भी निर्धारित की गई है। ये सभी इकाइयां राज्य कहलाती हैं। मतलब हमारा देश बहुत बड़ा है। यदि एक ही दल, जैसे कि अब लगा लीजिए बीजेपी की सरकार है, और यदि पीएम यानी कि केंद्र सरकार ही कानून बनाती रहेगी तो पूरे देश में लोगों की क्या समस्या है वो कैसे जान पाएगी। इसलिए देश में जो प्रशासन है वो सही तरीके से चलता रहे, इसलिए हमारे देश को कई इकाइयों में बांट दिया गया और हर इकाई की सीमा भी निर्धारित कर दी गई। मतलब हर एक यूनिट की उन्होंने बाउंड्री भी बना दी, बाउंड्री भी निर्धारित कर दी कि कौन सी इकाई कहां से कहां तक है, और ये सभी इकाइयां राज्य कहलाती हैं। नंबर 3, निर्वाचन क्षेत्र। निर्वाचन क्षेत्र क्या होता है बेटा? इसका तात्पर्य एक निश्चित क्षेत्र से है
जहां रहने वाले सब मतदाता, मतदाता कौन होते हैं? वोट डालने वाले लोग। और वोट कौन डालते हैं? सभी एडल्ट्स जिनकी एज 18 या 18 ईयर से ऊपर होती है। ठीक है, जहां रहने वाले सब मतदाता अपना प्रतिनिधि चुनते हैं। उदाहरण के लिए यह कोई पंचायत का वार्ड या वह क्षेत्र हो सकता है जहां पर जो है विधानसभा सदस्य चुनते हैं या चुनता है। कहने का मतलब यह है कि एक ऐसा क्षेत्र जहां पर वोटर्स जो हैं वोट डालकर अपने प्रतिनिधि को चुन लेते हैं। आप भी देखते हैं जब इलेक्शन होते हैं तो हमारा जो गांव है या जो हमारा जिला है वो कई निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है, कई वार्ड बना दिए जाते हैं और हम अपने अपने वार्ड से अपने अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। ठीक है, वही हमारा क्या कहलाता है? निर्वाचन क्षेत्र। पॉइंट नंबर 4, बहुमत। बहुमत क्या होता है बेटा? इसे इंग्लिश में हम मेजॉरिटी बोलते हैं। बहुमत क्या है? यह वह स्थिति है जिसमें किसी समूह के आधे से अधिक सदस्य किसी विचार पर अपनी सहमति देते हैं। मान लीजिए कहीं पर किसी बात को लेकर कई सारे विचार सामने आ जाते हैं। कोई एक बात को लेकर लोग अपने विचार प्रकट करते हैं। अब किस बात को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाए, कौन सी बात मानी जाए, इसके लिए वहां पर वोटिंग करवा ली जाती है। वोटिंग करवा ली जाती है जहां पर जिस भी समूह के आधे से अधिक मेंबर सहमति देते हैं, मतलब जहां पर आधे से एक ज्यादा होना चाहिए। जैसे कि अभी आप लगाइए, मान लीजिए कहीं पर 60 लोग हैं, ठीक है, और कोई भी वहां पर टॉपिक छेड़ा गया है। यदि हमें उस टॉपिक पर सहमति चाहिए तो हमारे पास 30 से एक ज्यादा, आधे से ज्यादा हो गए ना, 30 से एक ज्यादा यानी कि 31 लोग तो उस बात के फेवर में होने ही चाहिए, तभी उन्हें बहुमत मिलेगा, वरना उनके पास बहुमत नहीं होगा। ऐसा ही हमारी गवर्नमेंट में भी होता है। देखिए जैसे गवर्नमेंट कौन सा दल बनाएंगे? अलग अलग पार्टी, अलग अलग राजनीतिक पार्टी के लोग इलेक्शन में खड़े होते हैं और जिस राजनीतिक पार्टी के सबसे ज्यादा एमएलए चुने जाते हैं, सबसे ज्यादा, और सबसे ज्यादा में भी कितने? आधे से एक ज्यादा तो जरूर होना चाहिए, वही पार्टी बहुमत में होती है और वही पार्टी सरकार को बनाती है। पॉइंट नंबर 5, सत्तारूढ़ दल। सत्तारूढ़ दल क्या होता है बेटा? इसे हम रूलिंग पार्टी भी कहते हैं। ये वो पार्टी है जो सरकार को बनाती है। ठीक है, ऐसा राजनीतिक दल जिसने बहुमत प्राप्त किया हो सत्तारूढ़ दल कहलाता है। ऐसी पार्टी जिसके आधे से अधिक मेंबर जिसके अलग अलग क्षेत्रों से चुनकर आए हों, मतलब जिसके एमएलए जो हैं, एमएलए कौन है? जिन्हें लोगों ने चुना है वोट डालकर, वो लोगों के प्रतिनिधि हैं। जिसके पास आधे से ज्यादा एमएलए हैं जिस पार्टी के, वही पार्टी को बहुमत प्राप्त होगा और वही पार्टी सरकार बनाएगी। ऐसी पार्टी को हम सत्तारूढ़ दल कहते हैं। नंबर 6, विरोधी दल। अब विरोधी दल क्या होता है? इसका तात्पर्य उन चुने हुए प्रतिनिधियों से है जो सत्ता पक्ष के सदस्य नहीं हैं। मतलब अब एमएलए तो अलग अलग पार्टी के होते हैं, एक पार्टी के तो आधे से ज्यादा मेंबर हो गए, आधे से ज्यादा मेंबर्स हो गए, वो सब एक ही पार्टी के थे, इसीलिए उन्होंने सरकार बनाई और वो सत्तारूढ़ दल के सदस्य बन गए। लेकिन जो बाकी के मेंबर्स बचे, जो बाकी के एमएलए बचे, वो तो उस पार्टी के नहीं हैं, तो वो किसी दूसरी पार्टी के हैं। ठीक है, तो वो लोग विरोधी दल के कहलाते हैं। मीन्स इसका तात्पर्य उन चुने हुए प्रतिनिधियों से है। प्रतिनिधि तो ये भी हैं, लेकिन जो सत्ता पक्ष के सदस्य नहीं है, मतलब जो इस वक्त जो पार्टी सरकार बना रही है वो उस पार्टी के सदस्य नहीं है। जैसे अभी ले लीजिए बीजेपी की सरकार है, तो ऐसे जो एमएलए जो बीजेपी के नहीं है बल्कि कांग्रेस के या आम जनता पार्टी के हैं, वो सब जो है विरोधी दल के सदस्य कहलाएंगे। और जिनकी भूमिका सरकारी निर्णयों और कार्यों पर प्रश्न उठाने और विधानसभा में विचार करने के लिए नए मुद्दे उठाने की होती है। मीन्स ये सत्ता पक्ष के तो है नहीं, गवर्नमेंट तो चला नहीं रहे, तो इनकी विधानसभा में क्या भूमिका होगी? तो बेटा ये क्या करते हैं, जो सरकार निर्णय लेती है या सरकार जो भी कार्य करती है उस पर प्रश्न उठा सकते हैं या फिर विधानसभा में विचार करने के लिए नए मुद्दे भी उठा सकते हैं कि भाई सरकार ने ये काम किया, इसका क्या फायदा होगा, क्या इसका नुकसान हो रहा है। ज्यादातर ये लोग नुकसान की बात करते हैं। तो मीन्स
विरोधी दल के लोग भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि वो सत्तारूढ़ दल के जो सदस्य हैं उनकी कमियों को उजागर करते हैं। पॉइंट नंबर 7, प्रेस वार्ता। प्रेस वार्ता यानी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये क्या होते हैं? देखिए, मीडिया से संबंधित पत्रकारों का ऐसा समूह, मतलब मीडिया से संबंधित पत्रकारों का समूह जिसे किसी विषय पर अपना पक्ष बताने और उस पर प्रश्न पूछने के लिए आमंत्रित किया गया हो। मतलब ये रिपोर्टर्स होते हैं जिन्हें बुलाया जाता है कि जिन्हें बुलाया जाता है, जो बुलाते हैं वो अपना पक्ष बताते हैं किसी भी टॉपिक पर, या फिर वो उस पर प्रश्न पूछने के लिए उन्हें आमंत्रित करते हैं। जैसे कि आपने देखा, स्वास्थ्य मंत्री ने जब एक प्रेस वार्ता की तो उन्होंने इन मीडिया से संबंधित पत्रकारों को आमंत्रित किया। वो वहां पर आए तो स्वास्थ्य मंत्री ने उन्हें बताया कि सरकार क्या काम कर रही है। मीन्स उन्होंने अपना पक्ष बताया और उसके बाद मीडिया के लोगों ने उनसे प्रश्न पूछे। ठीक है, और उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे मीडिया के माध्यम से इसके बारे में बड़े जन समूह को बताएंगे, और फिर जो रिपोर्टर्स हैं उनसे ये अपेक्षा की जाती है, उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि जो भी इस प्रेस वार्ता में बात हुई वो लोगों तक पहुंचाएंगे अपने मीडिया के थ्रू, मीडिया के माध्यम के थ्रू, जैसे कि टेलीविजन हो गया, टीवी हो गया, टेलीविजन हो गया और साथ में न्यूज़पेपर हो गया। उसके थ्रू लोगों तक बताएंगे कि सरकार किसी भी समस्या को सुलझाने के लिए, कोई भी समस्या हो सकती है, उसके लिए सरकार क्या कर रही है। प्रश्न नंबर 3, भारत में सरकार के 3 स्तर कौन से हैं? बेटा, भारत में सरकार के 3 लेवल्स हैं, और वो लेवल कौन कौन से हैं? पहला है केंद्र सरकार, दूसरा है राज्य सरकार, और तीसरा है स्थानीय सरकार। बेटा, इसे ना हम ऐसे भी कह सकते हैं, केंद्र स्तर की सरकार, राज्य स्तर की सरकार और स्थानीय स्तर की सरकार। मीन्स जो केंद्र स्तर की सरकार है ना, वो पूरे देश के लिए कानून बनाती है, पूरे देश के लिए, और जो राज्य स्तर की सरकार है वो सिर्फ अपने राज्य के लिए ही कानून बनाती है। और जो स्थानीय सरकार है, इसके बारे में तो आपने क्लास 6 में पढ़ा था, जैसे कि पंचायत है और आपकी नगर पालिका है जिले के अंदर, किस तरीके से ये अपने अपने क्षेत्र में लोगों के वेलफेयर के लिए काम कराती है, जैसे कि सड़कें बनवाई, गलियों में लाइट की व्यवस्था की, साफ सफाई का ध्यान दिया। ठीक है, तो बेटा आज हम बस इतने ही क्वेश्चंस करेंगे, इसके आगे के क्वेश्चंस हम कल करेंगे। आप इन सबको अच्छे से लर्न भी कीजिए और इन्हें अपनी नोटबुक में साफ हैंडराइटिंग में लिख लेना। ओके।